दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ समय पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सबसे हायर कमेटी के तरफ से AMCA एयरक्राफ्ट मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर अप्रूवल दिया गया है। बेसिकली इस अप्रूवल के बाद और AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी बाधा नहीं है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तैयार कर सकता है। पर दोस्तों कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि AMCA एयरक्राफ्टों के सबसे बड़ा शत्रु थे और दोस्तों इन लोगों के जो लॉबी है वो काफी प्रभावशाली है और एक तरीके से AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके इन्हीं के द्वारा काफी अधिक अपोज किया जा रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पे जिस खबर का बात कर रहा हूँ वहाँ पे दावा किया जा रहा है कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेके भारत के अंदर ही कई तरीके के ऑपोजिशन था, खास करके इन एयरक्राफ्टों के कॉस्ट को लेके कई सारे बाधाएं पैदा किया जा रहा था। इवन इंडिया टुडे के तो एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से क्लियरेंस देने से पहले कई बार इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेकर कई तरीके के बाधाएं पैदा किया गया, लेकिन आखिरकार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से 15,000 करोड़ रुपए का इस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया। इवन दोस्तों इन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि कई सारे अलग अलग फ्रंट से AMCA एयरक्राफ्टों को लेके अपोज किया जा रहा था। इवन इनमें भारत के अंदर के भी कई सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रंट भी था और यहाँ पे ये जो अपोजिशन था ये बेसिकली फाइनेंशियल चैलेंज को दिखाते हुए ही किया जा रहा था और ऐसे कई सारे जगहों में ये भी दावा किया जा रहा था कि 15,000 करोड़ रुपए के लागत से इन एयरक्राफ्टों को डेवलप नहीं करना चाहिए। मीडिया रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों को लेके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को करीब करीब आज से 1 साल पहले ही अप्रूवल मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसमें कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के तरफ से बाधाएं पैदा किया जा रहा था। और दोस्तों इवन एक तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इन्हीं कारणों की वजह से AMCA एयरक्राफ्टों की शुरुआत से पहले ही करीब करीब 1 साल का डिले हो चुका है। इवन रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि ADA के सामने ये जो बाधाएं था इसे लेके ADA के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया गया। इवन ये भी बताया गया है कि अगर फिर इस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में डिले होता है तो भारत टेक्नोलॉजी के मामले में कई सारे देशों से पीछे चला जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग एक ही समय में भारत और टर्की के साथ साथ साउथ कोरिया के तरफ से अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था और अब अगर साउथ कोरिया के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ऑलरेडी साउथ कोरिया के तरफ से एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को काफी पहले अंजाम दिया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के तरफ से अब इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का काम को शुरू किया जा रहा है। जबकि टर्की के एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये प्रॉपरली 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसके फर्स्ट फ्लाइट को कुछ ही समय पहले अंजाम दिया गया है और टर्की इसके अन्य प्रोटोटाइपों का निर्माण कर रहा है, जबकि भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के अब तक प्रोटोटाइपों के निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों अगर 1 साल पहले अप्रूवल मिल गया होता तो प्रोटोटाइपों के काम काफी हद तक अब तक हो भी चुका होता और आने वाले 2 साल के अंदर इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप शायद बन के भी तैयार हो जाता, लेकिन अब बताया जा रहा है कि साल 2028 तक ही इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट संभव हो पाएगा। मतलब दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि भारत 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेकर टर्की और साउथ कोरिया जैसे देशों से भी पीछे चला गया है। हालांकि साउथ कोरिया के KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है भी नहीं। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो टर्की और साउथ कोरिया जैसे देशों को कई सारे अलग अलग देशों से और अलग अलग इंटरनेशनल कंपनियों से अपने एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट से शुरू करके अलग अलग कंपोनेंटों को लेके मदद मिला है, जबकि भारत की तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम अपने खुद के बलबूते पे आगे बढ़ाया गया है, जिन कारणों की वजह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके डिजाइन में भी भारत को काफी समय लगा। पर दोस्तों ये शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत के अंदर ही इन एयरक्राफ्टों के अप्रूवल या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके इस तरीके से बाधा क्रिएट किया जाएगा और इवन भारत के खुद के ब्यूरोक्रेट्स ही इन एयरक्राफ्टों का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के जो इंडिजीनियस हथियारों के डेवलपमेंट है ये असल में कई सारे विदेशी कंपनियों के आंखों में खटक रहा है और ऐसे विदेशी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे प्रयास ऐसे कर रहा है ताकि भारत के इंडिजिनाइजेशन को रोका जा सके और अगर रोका नहीं जा सके तो कम से कम एटलीस्ट डिले किया जा सके, जिससे कि कुछ और साल तक इन कंपनियों का जो दाना पानी है वो भारत में चल सके। कई सारे विदेशी कंपनी और कई सारे ऐसे देश है जो कि भारत को लंबे समय से हथियारों को बेच के मोटा मुनाफा कमा रहा था, लेकिन जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प उठाया गया है और स्वदेशी हथियारों को तैयार किया जा रहा है, तब से इन कंपनियों का जो अर्निंग का सोर्सेस है वो भारत में काफी हद तक कम हो चुका है। और खाली इतना ही नहीं बल्कि भारत जिस तरीके से हथियारों को निर्माण करके एक्सपोर्ट कर रहा है इससे भी इन कंपनियों को परेशानी आ रहा है। और मेरा मानना यह है कि शायद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के पीछे इन कंपनियों का लॉबिंग भी हो सकता है ताकि भारत के प्रोजेक्टों को डिले किया जा सके और उन कंपनियों के फायदों को आगे बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे AMCA एयरक्राफ्टों को लेके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
लिमिटेड को इस तरीके के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं पे दूसरी तरफ तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को लेके एक बड़ा खबर आया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडिया के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के लिए स्वयं रक्षा कवच या फिर कहे तो एक ताकतवर शील्ड को अनवेल किया गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को और अधिक प्रोटेक्टिव बनाएगा। बेसिकली दोस्तों, इसके बारे में जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ईयरली रिपोर्ट 2022-2023 के दरमियान ही दे दिया गया था और इस रिपोर्ट में तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए दावा किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के लिए डीआरडीओ के तरफ से स्वयं रक्षा कवच के नाम पे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप किया गया है। अब दोस्तों, स्वयं रक्षा कवच के नाम से ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये असल में एक सेल्फ डिफेंस आर्मर होगा, जो बेसिकली तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट से बचाएगा। और रिपोर्टों के मुताबिक इसे डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है, जिसमें कि कई तरीके के कटिंग एज टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा गया है ताकि एयरक्राफ्टों के सर्वाइविलिटी को इंक्रीज किया जा सके और तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को और मजबूत किया जा सके। और दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के लिए स्वयं रक्षा कवच को एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिकल थ्रेट को लंबे दूरी से डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकेगा और एयरक्राफ्टों को और अधिक सर्वाइवल बना सकेगा। और दोस्तों, ये जो इंडिजिनियसली स्वयं रक्षा कवच का डेवलपमेंट किया गया है, ये असल में भारत को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगा, बल्कि इस तरीके के इक्विपमेंटों को लेके भारत के जो डिपेंडेंसी अन्य देशों के ऊपर था उसे भी कम करेगा। दोस्तों, रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि स्वयं रक्षा कवच में डीआरडीओ की तरफ से करीब करीब 4 की कंपोनेंटों को जोड़ा गया है, जिनमें सबसे पहला है स्टेट ऑफ द आर्ट रडार वार्निंग रिसीवर। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो सिस्टम है, इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये कई तरीके के इनकमिंग रडार सिग्नेचरों को डिटेक्ट कर सकता है। इवन ग्राउंड बेस और एयर बेस दोनों तरीके के रडारों को डिटेक्ट करने में यह सिस्टम सफल है। इसके अलावा स्वयं रक्षा कवच में डीआरडीओ के तरफ से एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर का उपयोग किया गया है, जो कि एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है। और इस तरीके के जो सिस्टम है, ये बेसिकली डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन के रडार से निकलने वाले सिग्नेचर्स को जैम किया जा सके। जबकि इसके अलावा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इसके जो रडार वार्निंग रिसीवर है वो 360 डिग्री में काम कर सकते हैं और रडार के वार्निंग को रिसीव कर सकता है, जिससे कि बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट है ये सामने की तरफ से या पीछे की तरफ से ही अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं रख सकता है, बल्कि दोनों तरफ में, इवन अगर सही तरीके से कहा जाए तो चारों दिशाओं से अपने आप को दुश्मन के रडार से प्रोटेक्टेड रख सकेगा। जबकि इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके जैमिंग कैपेबिलिटी। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्टिंग जैमर का उपयोग किया गया है वो हाई पावर पल्स और कंटिन्यू वेव को जैम कर सकता है। मतलब अगर कितने भी बड़े ताकतवर तरीन रडारों का उपयोग तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के खिलाफ किया जाए, इससे इन एयरक्राफ्टों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास भारत के खुद के स्वदेशी निर्मित स्वयं रक्षा कवच जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। वहीं पे दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि मॉडर्न एयरक्राफ्टों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंटों के रूप में देखा जाता है। और इवन अगर भारत के द्वारा खरीदा हुआ राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में जो इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा इक्विपमेंट असल में इसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ही है। और भारत भी अब उसी तर्ज पे आगे बढ़ रहा है और अपने खुद के इस तरीके के ताकतवर तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का डेवलपमेंट कर रहा है, जो केवल भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्टों को ताकतवर ही नहीं बनाएगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी करेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के एएमसीआई एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के डिले के पीछे क्या सच में भारत के ही कुछ लोग शामिल थे, और क्या इन लोगों की वजह से ही भारत के एएमसीआई एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट डिले हुआ है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।